सर्कुलर मोशन का ये एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का नाम है वेल ऑफ डेथ। हिंदी में इसको बोलते हैं मौत का कुआं। बच्चों, इस टाइप का स्टंट शायद आपने देखा होगा, रियल में देखा होगा या तो फिर आपने टीवी पे देखा होगा। एक वर्टिकल वेल होता है और उस वेल में मोटरसाइकिलिस्ट या कभी कभी फोर व्हीलर ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है इन अ वर्टिकल वेल। तो जब भी मोटरसाइकिलिस्ट या कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है इन दैट हॉलो वेल, तो तभी कार को या मोटरसाइकिलिस्ट को एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम, मैक्सिमम स्पीड तो कितना भी हो सकता है। अगर मोटरसाइकिलिस्ट या कार ने उस मिनिमम स्पीड को मेंटेन नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दैट मोटरसाइकिलिस्ट या कार विल फॉल डाउन, इट विल स्लाइड डाउन इन अ वॉल। तो अभी हमको स्टडी करना है कि वेल ऑफ डेथ में मोटरसाइकिलिस्ट या कार का कितना मिनिमम स्पीड होगा। लीनियर स्पीड भी फाइंड करेंगे और मिनिमम एंगुलर स्पीड भी फाइंड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस डेरिवेशन। और ये एक सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन है। तो यहां मैंने एक वर्टिकल सिलेंडर ड्रॉ किया है जो एक्ट करेगा वेल की तरह। तो ये एक वर्टिकल सिलेंडर है विच विल एक्ट एज वेल। लेट R be the radius of this cylindrical wheel। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये उसका एक्सिस होगा। दिस इज इनर वॉल ऑफ द वेल, ये वेल का इनर वॉल होगा। एंड जो मोटरसाइकिलिस्ट या कार मूव करेगा ये इनर वॉल में मूव करेगा। तो कंसीडर वन कार, यहां मैंने कार ड्रॉ किया है। डेरिवेशन मोटरसाइकिलिस्ट के लिए और कार के लिए सेम ही होगा। व्हीकल कोई भी हो सकता है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। तो दिस इज वन कार विच इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ दिस वेल। Now what are the different forces acting on this car when it is performing circular motion in the inner wall of the wheel? Forces वही होंगे जो किसी व्हीकल पे रोड पे एक्ट करते हैं, जो मैंने पिछले डेरिवेशन में भी देखा था। तो टोटल 3 फोर्सेस विल एक्ट ऑन दिस व्हीकल। कौन कौन से 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे देखो, यहां मैंने ड्रॉ किया है। फर्स्ट फोर्स होगा व्हीकल का वेट। वेट का फॉर्मूला m into g एंड वेट विल एक्ट इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड फोर्स होगा इस वॉल का नॉर्मल रिएक्शन। तो इस वेल का जो वॉल है, ये वॉल भी व्हीकल पे एक फोर्स अप्लाई करेगा एंड दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द व्हीकल। तो n इज नॉर्मल रिएक्शन। एंड थर्ड फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो व्हीकल का जो टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा वो डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब अगर व्हीकल स्लाइड करेगा तो कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो इफ दिस व्हीकल हैज अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउन, तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। तो अगर व्हीकल का टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउनवर्ड होगा तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड। तो ऐसे 3 फोर्सेस ऐड करेंगे, वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर व्हीकल इक्विलिब्रियम में है का मतलब अगर व्हीकल अपने मोशन को कंटिन्यू कर रहे हैं का मतलब ये सब फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे? mg फोर्स को किसने बैलेंस किया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। तो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज वेट ऑफ द व्हीकल mg इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वी से mg इक्वल्स टू fs। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, इनर्शियल फ्रेम का मतलब फॉर द आउटसाइड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर
जो इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से, इनर्शियल फ्रेम। तो उस इनर्शियल फ्रेम में वी से नॉर्मल रिएक्शन जो टुवर्ड्स सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एंड अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जो पर्सन है जो कार के अंदर है, तो फॉर अ पर्सन इनसाइड द कार ही विल एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में का मतलब फॉर द पर्सन इनसाइड द कार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंसिंग द नॉर्मल रिएक्शन। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दोनों के फॉर्मूले सेम है। तो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन आइदर बाय इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, रिजल्ट हमको सेम मिलेगा। तो n इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाय r, दोनों से सॉल्व करेंगे। अगर ये फॉर्मूला यूज किया तो अपने को ओमेगा का फॉर्मूला मिलेगा, अगर ये फॉर्मूला यूज किया तो अपने को v का फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। तो चलो दोनों इक्वेशन यूज करते हैं। अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यूएस इंटू एन होता है, यह हमने फ्रिक्शन चैप्टर में स्टडी किया है कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पे एस का मतलब स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस का मतलब स्टैटिक। तो एफ एस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। फिर मैंने एफ एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एफ एस कितना है, mg है ना, एफ एस का वैल्यू mg के बराबर है, तो एफ एस को मैंने mg लिखा, और नॉर्मल रिएक्शन को मैंने पहले लिखा mv स्क्वायर अपॉन r, और यहां मैंने नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा mr ओमेगा स्क्वायर, दो हम लोग इक्वेशन कर रहे हैं। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mv स्क्वायर अपॉन r लिखा गया है, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को mr ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो चलो m और m कैंसिल हो गया, तो यहां पे लिखेंगे g लेस देन इक्वल टू म्यू एस v स्क्वायर बाय r। इसका मतलब v स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू rg बाय म्यू एस, ये r यहां पे चला गया और म्यू एस डिवाइड हो गया, और फिर मैंने इसको इंटरचेंज किया तो साइन भी इंटरचेंज होगा। तो v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू rg बाय म्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू में मिनिमम कितना होगा, इक्वल टू होगा। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट v मिनिमम कितना होगा, अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू एस, ये मिनिमम वैल्यू है। तो दिस इज मिनिमम स्पीड, लीनियर स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट या कार टू रिमेन इन मोशन, का मतलब इट विल नॉट स्लाइड डाउन। बट अगर इससे कम वेलोसिटी हो गया तो फिर व्हीकल ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। अगर ओमेगा का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करेंगे, m कैंसिल, g लेस देन इक्वल टू म्यू एस r ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, साइन को इंटरचेंज करो, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, g अपॉन म्यू एस इंटू r, ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू साइन मिनिमम होगा, तो मिनिमम एंगुलर स्पीड कितना होगा, रूट ऑफ g अपॉन म्यू एस इंटू r। तो ये होगा मिनिमम एंगुलर स्पीड, रूट ऑफ g अपॉन म्यू एस इंटू r। तो अगर वेल ऑफ डेथ में साइक्लिस्ट को, मोटरसाइकिलिस्ट को या कार को मोशन मेंटेन करना है तो उसका मिनिमम लीनियर स्पीड इतना होना चाहिए और मिनिमम एंगुलर स्पीड इतना होना चाहिए। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ वेल ऑफ डेथ या मौत का कुआं। ये एक सिमिलर कंसेप्ट है, सिमिलर टू वेल ऑफ डेथ। तो जो कंसेप्ट अभी हमने स्टडी किया वेल ऑफ डेथ, उसके तरह ये कंसेप्ट है। And this concept is necessary या essential for JEE and NEET examination, का मतलब ये एक एंट्रेंस लेवल का कंसेप्ट है, ऐसे इसके एमसीक्यूज बनते हैं। इसमें देखो क्या है, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, मौत का कुआं में एक वर्टिकल वॉल था,
इसमें एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम, और ये ड्रम अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर रहा है। दिस ड्रम इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक पर्सन, यहां पे एक पर्सन है विच इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ड्रम, एंड पर्सन इज स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, का मतलब उसके जो पैर है ये ड्रम के बेस को टच नहीं कर रहे, का मतलब इट इज स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन। तो इस पर्सन को अगर यहां पे स्टेशनरी मेंटेन करना है, का मतलब इफ द पर्सन इज टू रिमेन स्टक अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द सिलेंड्रिकल ड्रम, तो उसके लिए इस सिलेंड्रिकल ड्रम का मिनिमम लीनियर या एंगुलर स्पीड कितना होना चाहिए। कंसेप्ट वही है। देखो, मौत का कुआं में दैट वेल ऑफ डेथ वाज फिक्स्ड एंड मोटरसाइकिलिस्ट रोटेट कर रहा था, और इसमें कंडीशन उल्टा हो गया। इसमें पर्सन स्टेशनरी है और जो सिलेंड्रिकल ड्रम है वो रोटेट कर रहे हैं। तो यहां पे भी कंसेप्ट सेम ही होगा जो वेल ऑफ डेथ में है, और यहां पे भी मिनिमम लीनियर स्पीड का फॉर्मूला वही आएगा, बिकॉज कंसेप्ट तो वही है। तो यहां पे ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम है उसका मिनिमम लीनियर स्पीड कितना होगा, रूट ऑफ आर जी बाई म्यू, म्यू एस, और मिनिमम एंगुलर स्पीड कितना होगा, रूट ऑफ जी बाई म्यू एस इंटू आर, का मतलब ये लीनियर स्पीड होगा मिनिमम, और ये मिनिमम एंगुलर स्पीड होगा। का मतलब अगर सिलेंड्रिकल ड्रम इतने स्पीड से, लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, तो दिस पर्सन विल नॉट स्लाइड डाउन, वो स्लाइड डाउन नहीं करेगा, इट विल रिमेन स्टक, इट विल रिमेन स्टेशनरी। बट अगर इस ड्रम का स्पीड इससे कम हुआ या इससे कम हुआ, तो पर्सन विल स्लाइड डाउन, ये पर्सन क्या करेगा, ऐसे नीचे गिरेगा। तो ये एक सिमिलर कंसेप्ट है, जैसे वेल ऑफ डेथ था वैसे ये एक सिमिलर कंसेप्ट है। यहां पे एक रोटेटिंग सिलेंडर था, तो ये भी एक कंसेप्ट वेल ऑफ डेथ की तरह है। सर्कुलर मोशन का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। एंड रोड का बैंकिंग होता है जहां पे शार्प कर्व होता है या शार्प टर्न होता है। तो आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा हाईवेज पे, ऑन नेशनल हाईवेज जहां पे रोड शार्प टर्न लेता है वहां पे रोड का बैंकिंग होता है। वो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है ये हम लोग अभी स्टडी करेंगे, बट मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे आपने रोड का बैंकिंग ऑब्जर्व किया होगा। ऑन हाईवेज जहां पे शार्प टर्न होता है, तो शार्प टर्निंग पे रोड सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, थोड़ा इंक्लाइन होता है। ये आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि जहां पे रोड टर्न लेता है हाईवेज पे, वहां पे रोड का सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, ऐसे इंक्लाइन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। वैसे बच्चों, आपने ओलंपिक्स में साइकिलिंग रेसिंग का ट्रैक देखा होगा, इंडोर साइकिलिंग रेसिंग ट्रैक, वो भी ऐसे इंक्लाइन होता है, तो दैट इज ऑल्सो बैंकिंग ऑफ रोड्स। और एक एग्जांपल देना होगा तो माउंटेन्स में जो रेलवे ट्रैक्स जाते हैं, जैसे रोड का बैंकिंग होता है वैसे रेलवे ट्रैक्स का भी कई कई जगह पे बैंकिंग होता है। तो रेलवे ट्रैक्स जो माउंटेन से पास होते हैं, जहां पे शार्प टर्न्स होते हैं, तो वहां पे भी टर्निंग पे रेलवे ट्रैक कभी ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। जिस तरफ टर्न होगा वहां पे ऐसे रेलवे ट्रैक बेंड करेगा, ऐसे रेलवे ट्रैक इंक्लाइन होगा। इवन दैट इज बैंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। तो शार्प टर्निंग पे रोड का भी बैंकिंग होता है और रेलवे ट्रैक्स का भी बैंकिंग होता है। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड्स होता क्या है, ये प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसेस क्या है, तो चलो इसको हम लोग समझते हैं।
तो यहां मैंने एक रोड सरफेस ड्रॉ किया है और ये जो रोड है ये ऐसे टर्न ले रहा है एंड दिस रोड इज टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ये रोड ऐसे लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरफ होगा, है ना, इस रोड का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरफ होगा। तो ये एक रोड है जो टर्न ले रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर ये रोड हॉरिजॉन्टल होता, अगर ये रोड हॉरिजॉन्टल होता तो इस रोड का इनर एज ये होता और ये उसका आउटर एज होता और ये रोड का विड्थ होता। तो अगर रोड हॉरिजॉन्टल होता तो इनर एज एंड रोड का आउटर एज दोनों सेम लेवल पे होते, तो इसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस। इनर एज आउटर एज दोनों सेम लेवल पे। बट यहां पे रोड का बैंकिंग किया गया है, तो रोड के बैंकिंग में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आउटर एज है उसको थोड़ा रेज करेंगे ऐसे, तो रोड सरफेस ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा। तो इनर एज को रेज नहीं करेंगे, इनर एज अपनी लेवल पे होगा, आउटर एज जो है ना ये ऐसे थोड़ा रेज होगा। तो आउटर एज ऑफ द रोड सरफेस विल बी एट सम हाइट देन द इनर एज और रोड सरफेस ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। तो जब भी रोड का बैंकिंग होता है या जब भी रेलवे ट्रैक्स का बैंकिंग होता है तो आउटर एज रोड का या रेलवे ट्रैक का जो आउटर एज होगा ये ऐसे रेज होगा एंड रोड सरफेस या रेलवे ट्रैक ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। और इंक्लाइन रोड सरफेस ये बन गया इंक्लाइन रोड सरफेस। तो इंक्लाइन रोड सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, ये इंक्लाइन रोड सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, जिसका सिंबल मैंने यहां पे थीटा यूज किया। तो व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग? इट इज अ एंगल made by the inclined road surface with the horizontal. Inclined road horizontal के साथ जो angle form करेगा that is called angle of banking. And what is banking of road? When a road is curved or there is a turn, surface of the road is kept inclined such that outer edge of the road is higher level than the inner edge. This process is called banking of roads. तो ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड एंगल ऑफ बैंकिंग। अभी हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन में हम लोग फाइंड करेंगे कि अगर बैंक रोड पे अगर कोई व्हीकल टर्न दे रहा है, सपोज एक व्हीकल है और ये बैंक रोड है, तो अगर बैंक रोड पे अगर कोई व्हीकल टर्न ले रहा है ऐसे, तो उस व्हीकल का मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड कितना होगा ये हम लोग डिराइव करेंगे। तो लेट अस डू दिस डेरिवेशन। लेट अस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल व्हिच इज मूविंग ऑन अ बैंक्ड कर्व रोड। तो अगर एक व्हीकल किसी बैंक रोड पे मूव कर रहा है तो उसका सेफ स्पीड कितना होगा? सेफ स्पीड का मतलब मैक्सिमम स्पीड नहीं, या सेफ स्पीड का मतलब मिनिमम स्पीड भी नहीं। मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, मिनिमम स्पीड कितना होगा, इसका डेरिवेशन हम लोग इसके बाद करेंगे। अभी हम लोग फाइंड करेंगे कि व्हीकल का मोस्ट सेफ स्पीड कितना होगा, जिस स्पीड पे व्हीकल सेफ होगा ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। ओके, नाउ केस 1 में जो हम लोग व्हीकल का मोस्ट सेफ स्पीड फाइंड करेंगे उसमें हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर करें। इस बात का ध्यान रखो, फ्रिक्शन रोड पे होगा और फ्रिक्शन होगा व्हीकल के टायर और रोड सरफेस के बीच में, बट उस फ्रिक्शन को हम लोग यहां पे इग्नोर करें, एलिमिनेट नहीं कर रहे, इग्नोर करें। मतलब फ्रिक्शन वहां पे एक्ट हो रहा है बट उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये एक बैंक रोड है, दिस इज रोड का इनर एज, दिस इज रोड का आउटर एज एंड आउटर एज इज रेज्ड अबव द इनर एज एंड रोड सरफेस ऐसे इंक्लाइन हो गया
and angle between the inclined road surface with the horizontal is called angle of banking, जिसका सिंबल है थीटा। एंड ये रोड अगर ऐसे लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है तो इस रोड का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। तो लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस रोड, और ये होगा डिस्टेंस r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक व्हीकल इस बैंक रोड पे टर्न ले रहा है, एक व्हीकल इस बैंक रोड पे ऐसे टर्न ले रहा है। तो इस व्हीकल पे एक्चुअल में टोटल 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे, टोटल 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे। कौन से? एक तो व्हीकल का वेट, दूसरा रोड सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बट यहां हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ 2 ही फोर्सेस यहां पे व्हीकल पे एक्ट हो रहे हैं, एक व्हीकल का वेट और दूसरा रोड सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन इनटू 2 कंपोनेंट्स। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। देखो सिंपल ज्योमेट्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया, है ना, इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? इसके और इसके बीच में टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? थीटा हो जाएगा ना। देखो टोटल एंगल कितना होगा? इस लाइन के बीच में और इसके बीच में टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो दिस एंगल हैज टू बी थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो वर्टिकली अपोजिट भी थीटा होगा, बिकॉज ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अभी नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करो, तो नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट n cos थीटा, n sin थीटा। n cos थीटा विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, n sin थीटा विल एक्ट हॉरिजॉन्टल। अभी यहां पे देखो, ये जो n cos थीटा है ये व्हीकल के वेट को बैलेंस कर रहा है, बिकॉज व्हीकल का वर्टिकल मोशन तो नहीं हो रहा है। तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे? n cos थीटा इज इक्वल टू mg, का मतलब नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये व्हीकल के वेट को बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन 1। और n sin थीटा जो है ना नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये देखो किस तरह पॉइंट कर रहा है। तो n sin थीटा इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये जो n sin थीटा है ये रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। एनी फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो n sin थीटा है जो टुवर्ड सेंटर है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। यहां पे m होगा मास ऑफ द व्हीकल, v होगा उसका सेफ स्पीड, एंड r होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो n चला गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, m चला गया, v²/r/g, का मतलब हो गया v²/rg। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या मिला? v²/rg। दिस इज डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो अगर ये tan थीटा है तो थीटा कितना होगा? tan को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v²/rg। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला v² विल बी इक्वल टू rg tan थीटा। rg यहां पे आ गया, तो इफ v² इज rg tan थीटा, टेकिंग द स्क्वायर रूट, v कितना हो गया? रूट ऑफ rg tan थीटा। v कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। यहां पे r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व रोड, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ
बैंक रोड। देखो बच्चों, अभी हमने मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला डिराइव किया ऑफ अ व्हीकल ऑन द बैंक रोड, और उस मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या था? v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट दैट इज मिनिमम स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट दैट इज मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन अ बैंक रोड। तो केस नंबर 2, इन सेकंड केस हम लोग फाइंड कर रहे हैं लोअर स्पीड लिमिट का मतलब मिनिमम स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो इस केस में अगर व्हीकल का जो वेलोसिटी है, लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, कौन सा वेलोसिटी? मिनिमम। तो अगर व्हीकल का मिनिमम वेलोसिटी इज लेस देन रूट ऑफ आर जी tan थीटा होगा, व्हीकल जो टर्न ले रहा है बैंक रोड पे उसका स्पीड अगर लेस देन सेफ स्पीड कितना था? रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो इफ v1 इज लेस देन रूट ऑफ आर जी tan थीटा होगा, तो इस केस में व्हीकल का जो टेंडेंसी होगा वो ऐसे नीचे स्लाइड करने का होगा। व्हीकल विल टेंड टू स्लाइड डाउनवर्ड। क्यों नीचे स्लाइड करेगा? बिकॉज उसका जो स्पीड है वो सेफ स्पीड से भी कम है। तो इन दैट केस व्हीकल विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड, and if vehicle has a tendency to slide downward, तो frictional force will act upward। का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये व्हीकल के टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउन को अपोज करेगा। तो इसमें हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, इस बात को समझो, इस कंसेप्ट को समझो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड क्यों है? बिकॉज व्हीकल का स्पीड रूट ऑफ आर जी tan थीटा से कम है। तो इन दैट केस व्हीकल विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन। तो इस मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड। तो एफएस होगा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एस का मतलब स्टैटिक। तो जैसे हमने नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया था अर्लियर केस में, वैसे हम लोग यहां पे एफएस को भी रिजॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे n cos थीटा और n sin थीटा के फॉर्म में, और एफएस जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बिटवीन टायर एंड द रोड सरफेस, इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे? एफएस cos थीटा और एफएस sin थीटा। देखो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, सिंपल सी बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट एफएस cos थीटा और एफएस sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट n cos थीटा और n sin थीटा। ठीक है, ओके। अभी देखो यहां पे वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के इक्वेशन। वर्टिकल फोर्सेस की बात करेंगे तो n cos थीटा और एफएस sin थीटा, ये दोनों फोर्सेस कैसे? वर्टिकली अपवर्ड। और mg जो व्हीकल का वेट है वो कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। इसका मतलब ये दो फोर्सेस मिला के व्हीकल के वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो फिर पहला इक्वेशन क्या होगा? mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स। तो फर्स्ट इक्वेशन होगा mg इक्वल्स टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। अभी हॉरिजॉन्टल में देखो, n sin थीटा इज टुवर्ड्स द सेंटर and fs cos theta is away from the center। ये देखो फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है? away from the center। ये देखो कहां पे एक्ट कर रहा है? towards the center। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, अभी व्हीकल सर्कुलर मोशन तो कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल बैंक रोड पे अगर व्हीकल टर्न ले रहा है तो व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन करने में सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे किसने दिया? इन दोनों के रिजल्टेंट ने दिया। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा फोर्स होगा? n sin थीटा। क्यों n sin थीटा स्ट्रॉन्ग होगा? बिकॉज n sin थीटा टुवर्ड सेंटर है। तो n sin थीटा और fs cos थीटा, इनका जो रिजल्टेंट होगा ये व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फिर इक्वेशन क्या होगा? n sin थीटा
माइनस एफ एस कॉस थीटा। क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज दिस टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो n sin थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला है m v1 स्क्वायर बाय r। का मतलब ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब v1 होगा मिनिमम। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब v1 अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा। तो व्हेन v1 इज मिनिमम या व्हेन v1 इज लोअर स्पीड लिमिट, तभी सेंट्रिपिटल फोर्स इसके बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, m चला गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा? v1 स्क्वायर बाय rg इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। इसके बाद fs का फॉर्मूला क्या होता है? fs होता है म्यू एस इंटू एन बाय डेफिनेशन। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू एन, ये fs का मैक्सिमम वैल्यू है। तो fs इज म्यू एस इंटू एन, इसको सब्स्टिट्यूट करो यहां पे और यहां पे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने fs का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया और fs का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। फिर अगले स्टेप में ये जो RHS है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n cos थीटा से डिवाइड करो, सिर्फ RHS, सिर्फ राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n cos थीटा से डिवाइड करो, हर एक टर्म को n cos थीटा से डिवाइड करो। तो इसको अगर मैंने n cos थीटा से डिवाइड किया तो n चला गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। इसको मैंने n cos थीटा से डिवाइड किया तो फिर बचा म्यू एस। इसको मैंने n cos थीटा से डिवाइड किया तो बचा 1। इसको मैंने n cos थीटा से डिवाइड किया तो n कैंसिल, sin अपॉन cos इज tan थीटा। मुझे फाइंड करना है v1 का वैल्यू जो मिनिमम स्पीड लिमिट होगा। तो rg इस तरफ आएगा और फिर स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो v1 जो मिनिमम स्पीड लिमिट होगा, इसको मैं लिखूंगा v मिनिमम, है ना। v1 मिनिमम इज v मिनिमम इज मिनिमम स्पीड लिमिट। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? rg इधर चला गया और रूट ले लिया, तो v1 कितना होगा? रूट ऑफ rg tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो ये होगा मिनिमम या लोअर स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ओके, लेट अस कम टू केस 3। केस 3 में हमको अपर स्पीड लिमिट का मतलब मैक्सिमम स्पीड लिमिट व्हीकल का फाइंड करना है ऑन अ बैंक रोड। अभी इस केस में क्या होगा कि व्हीकल का जो वेलोसिटी होगा, लेट अस कॉल दिस वेलोसिटी एज v2। तो ये वेलोसिटी मोस्ट सेफ स्पीड से भी ज्यादा होगा। का मतलब इफ v2 is greater than root of rg tan theta, what is root of rg tan theta? It is the most safe speed of a vehicle in the absence of friction। तो अगर व्हीकल का स्पीड रूट rg से रूट rg tan theta से ज्यादा होगा तो व्हीकल विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहां पे व्हीकल का टेंडेंसी ऑफ मोशन ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर व्हीकल का टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ होगा तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू द मोशन। तो इस केस में Fs का मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा ये इस तरफ एक्ट करेगा। फ्रिक्शन यहां पे क्यों एक्ट करेगा? बिकॉज व्हीकल विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो Fs इस तरफ एक्ट करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोजिट करता है। वापस क्या करेंगे? Fs को भी रिजॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है इसको हमने दो पार्ट पे रिजॉल्व किया ही है। अभी ये जो Fs है उसको भी रिजॉल्व करेंगे। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल आल्सो बिकम्स थीटा बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो कंपोनेंट ऑफ Fs विल बी Fs cos थीटा और Fs sin थीटा। ठीक है, तो ये होंगे Fs के दो कंपोनेंट, ये होंगे नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट। अगेन सेम थिंग, वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा इज वर्टिकली अपवर्ड एंड mg एंड Fs sin थीटा ये दोनों कैसे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा? n cos थीटा इज इक्वल टू
fs sin theta plus mg, or I can say mg is equal to n cos theta minus fs sin theta। तो ये हो गया वर्टिकल फोर्सेस का इक्वेशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में n cos theta equals to fs sin theta plus mg था, therefore mg equals to n cos theta minus fs sin theta। This is equation 1। एंड इक्वेशन 2 क्या होगा? देखो, हॉरिजॉन्टल में जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, और ये दो फोर्सेस कहां पॉइंट कर रहे हैं? टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट व्हीकल को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फिर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्वेशन क्या होगा? n sin थीटा प्लस fs cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाय r। पर यहां पे जो स्पीड होगा ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगा, है ना? दिस इज v2 मैक्स। तो मैक्सिमम स्पीड पे ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। याद रखो, जब व्हीकल का स्पीड मैक्सिमम होगा तभी ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स mv2 स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस fs cos थीटा। नाउ डिवाइड 2 by 1। अभी तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचा है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ये हो गया इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। नाउ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1, तो वी गेट v2 स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस fs cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा माइनस fs sin थीटा। बट fs कितना होता है? fs होता है μs इंटू n। तो सब्स्टिट्यूट fs एज μs इंटू n यहां पे। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर वही जो हमने केस 2 में क्या था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS डिवाइड बाय n cos थीटा। तो we get v2 square by rg equals to tan theta plus μs upon 1 minus μs tan theta। ये केस 2 की तरह है, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं, फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज सिमिलर टू केस 2। अभी हमको v2 फाइंड करना है, तो rg को यहां पे ट्रांसफर कर लो एंड स्क्वायर रूट ले लो। तो v2 मैक्स या vmax मैक्सिमम या अपर स्पीड लिमिट, rg यहां पे चला गया तो vmax कितना होगा? स्क्वायर रूट ले लिया, तो इट इज रूट ऑफ rg tan theta plus μs upon 1 minus μs tan theta। तो बच्चों ये हो गया अपर स्पीड लिमिट ऑन अ बैंक रोड। तो हमने 3 इक्वेशंस डिराइव किए। देखो, बैंक रोड के लिए एक था मोस्ट सेफ स्पीड, दूसरा था मिनिमम या लोअर स्पीड लिमिट केस 2, और केस 3 क्या है? अपर स्पीड लिमिट या मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। देखो बच्चों, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड जो हमने डिराइव किया था उसका फॉर्मूला क्या था? Vmax इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg इंटू ब्रैकेट tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग एंड व्हाट इज μs? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे s का मतलब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसमें रोड बैंक था, रोड बैंक था, इसके लिए थीटा प्रेजेंट है, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। तो रोड अगर बैंक होगा तभी तो थीटा होगा, और इसमें रोड पे फ्रिक्शन भी था, रोड पे फ्रिक्शन था, इसके लिए इक्वेशन में देखो μs है। तो ये जो टर्म μs है इट रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो थीटा है इट रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। थीटा है इसका मतलब रोड बैंक है, और रोड पे फ्रिक्शन है इसके लिए μs है। अभी देखो दो स्पेशल केसेस। मान लो ये रोड अगर हॉरिजॉन्टल होता, ये जो रोड है ना इंक्लाइन है, ये अगर हॉरिजॉन्टल होता, तो ये रोड अगर हॉरिजॉन्टल होता तो थीटा कितना होता? 0 का मतलब देयर विल बी नो बैंकिंग। तो इफ रोड इज हॉरिजॉन्टल, अगर ये रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल होता तो थीटा 0 होता। तो अगर थीटा 0 होता तो tan 0 0 है, का मतलब ये वैल्यू 0 होता, ये वैल्यू 0 होता, बिकॉज tan 0 0 होता है। तो ये 0 हो गया, का मतलब पूरा डिनोमिनेटर 1 हो गया, और ऊपर क्या हो गया? rg, ये 0 है, का मतलब इट इज rg इंटू μs, का मतलब Vmax कितना होगा? रूट ऑफ μs rg। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके।
दिस इज मैक्सिमम स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। देखो हमको सेम फॉर्मूला मिला, म्यू एस आर जी। एंड केस 2, अगर रोड पे फ्रिक्शन नहीं होता, का मतलब यहां पे रोड पे फ्रिक्शन है बट देयर इज नो बैंकिंग। यहां पे क्या है, देयर इज नो फ्रिक्शन बट रोड बैंक है, तो दिस इज बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। दिस इज हॉरिजॉन्टल रोड विथ फ्रिक्शन एंड दिस इज बैंक रोड विथ फ्रिक्शन। अलग अलग कंडीशन देखो, तो यहां पे रोड का बैंकिंग तो है बट रोड पे फ्रिक्शन नहीं है। नो फ्रिक्शन का मतलब इस फॉर्मूला का म्यू एस 0 हो जाएगा। तो अगर म्यू एस 0 होगा तो ये टर्म 0 हो गया, का मतलब वापस 1 बच गया। और यहां पे अगर म्यू एस 0 होगा तो आर जी टेन थीटा, फॉर्मूला क्या बच गया, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो दिस इज मैक्सिमम स्पीड व्हेन अ रोड इज बैंक्ड बट फ्रिक्शनलेस। दिस इज मैक्सिमम स्पीड व्हेन रोड इज अनबैंक्ड बट देयर इज फ्रिक्शन। And this is maximum speed when the road is banked and there is friction on the road surface. तो ये होंगे different cases.